नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 हिंदी के प्रश्न पत्र के ऊपर, जिसके कि हम तीसरे पार्ट को लेकर यहां पर हाजिर हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल हो चुका है। 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ था। 19 जून 2024 को रात में 10:30 बजे के आसपास में नोटिस आई कि ये परीक्षा कैंसिल हो गई और उसके कारणों को बताया गया है। लेकिन आप सभी की पढ़ाई की कंटिन्यूटी को लेकर हम ऐसे वीडियो को बना रहे हैं। बनाने की बहुत इच्छा नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि ये सभी प्रश्न आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे परीक्षा में ये आपके काम में आ जाए। जहाँ तक बात है परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की, स्कैम होने की, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सन 2012 से लेकर सन 2017 के बीच में मैं खुद एक परीक्षार्थी के तौर पर था और ये दौर कैंसिल होने का, स्कैम से प्रभावित होने का बहुत बार हमने देखा है, झेला है और मानसिक आर्थिक रूप से परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें जीवन में आती रही हैं। हमें मजबूत होने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर ये मानसिक तौर पर बहुत ही सकारात्मक होने के लिए हमें अपने को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को झेल लेते हैं या फिर इस चीज़ को हम अपने में संभाल लेते हैं, तो हो सकता है कि आगे अच्छा हो। इस कैम पर हम एक वीडियो लेकर ज़रूर आएँगे और ये आप देखेंगे कि ये एकदम से स्वानुभूति पर आधारित होगा। ना मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ, एक परीक्षार्थी के ऊपर क्या चीज़ें गुज़रती हैं। इन 5 वर्षों में मैंने देखा 2012 से लेकर 2017 कई बार पेपर कैंसिल हुए, पेपर रद्द हुए, यहाँ तक कि सेंटर पर पहुँचने के बाद भी पेपर रद्द हुए, कुछ पेपर आधे हुए थे और इनका आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ा या फिर जब री एग्ज़ाम हुआ तो उन परीक्षाओं में क्या अंतर रहा, इस पर हम एक वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? चलते हैं आगे बात करते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत है। तो कविता क्या है निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निर्वार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं। ऑप्शन बी है, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन से वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। ऑप्शन सी, वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। ऑप्शन डी, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन ई, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए। इन पांचों ऑप्शंस के आधार पर हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि कविता क्या है निबंध से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जब उस निबंध को पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी लिया गया है, यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इसके बाद ऑप्शन सी भी आप निबंध में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और ऑप्शन ई है, यानी कि जो कूट बन रहा है वो है बी, सी और ई। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूसरा जो दिया गया है बी, सी, ई। अब देखिए ये ऑप्शन हो सकते हैं कि कभी आपको एग्जाम में प्रश्न के तौर पर दिखाई दे कि ये किसका कथन है। तो इन तीनों कथनों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। अगला प्रश्न है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यानी कि किसी न किसी कहानी से है। ऑप्शन दिया गया है, कोशिका घटवार, राजा निर्बंसिया, अपना अपना भाग्य, परिंदे। तो यूजीसी नेट के सिलेबस में पूरी कहानियां लगी हुई हैं। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, राजा निर्बंसिया नाम की जो कहानी है कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है, उसी से इस अंश को उठाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ चरित्रों का नाम है, दूसरे तरफ उनके संबंधों का है, भाई है, बहन है, उसके आधार पर हमें बताना है। जब तक ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ था मैं भी इसके आंसर को ढूंढ रहा था और आप लोग भी अलग अलग जगहों पे आंसर को मिला रहे थे,
कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ। इस क्रम में हमने 50 प्रश्न पर पहले चर्चा की थी और आगे मैंने कहा था कि आप सभी को बताऊंगा। मेरी कोशिश थी कि हम जल्दीबाजी में नहीं बल्कि प्रामाणिक उत्तरों पर बातचीत करें, जिससे कि सही अनुमान लग जाए और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें। लेकिन यहाँ पर कई बार होता है कि जो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है और एकदम से उम्मीद के अनुरूप पेपर को कैंसिल किया गया और कारण बताया गया कि इनपुट मिला हुआ था गृह मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को, बिना आंदोलन के, बिना किसी उसके इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। और इसके पहले जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत पहले ही कहा था कि नीट को लेकर विवाद चल रहा है और नीट और नेट की मैंने तुलना एक दिन एक शॉर्ट वीडियो में किया था कि दोनों को एनटीए कराती है, एक डॉक्टर्स बनाती है और एक मास्टर्स बनाती है। और देखिए क्या चोली दामन का संबंध है कि दोनों परीक्षाएं विवाद या फिर लीक के दामन में चढ़ गई और कैंसिल कर दी गई। लेकिन जब इस प्रश्न को मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो भी पेपर बनाया हुआ है वो पढ़कर बनाया है। अच्छी बात ये लगी कि पढ़कर बनाया है। ये सामान्य तौर पर आप जब तक झूठा सच या और उपन्यासों को नहीं पढ़े रहेंगे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात यह थी कि पेपर को बनाने वाला जो भी एक्सपर्ट है वो पढ़कर बनाया था। लेकिन चलिए आगे ये सभी अनुभव आपके काम में आएंगे और ठोकरें व्यक्ति खाता है तो एक दिन वो उठता भी है और उठते हुए चला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चरित्र दिया गया कनक, तारा, उर्मिला, रतन और पूछा गया कि कौन किसका भाई बहन है। उषा, दम्मू, कंचन, प्रवीण, कौन किसका भाई बहन है। तो इस प्रश्न को खोजने में मैंने काफी वक्त लगाया था। एक बार मैं कहूँ तो झूठा सच मुझे पढ़ना भी पड़ा दोबारा। सही जवाब ऑप्शन पहला, कनक जो है कंचन की बहन है। ठीक है, इसके बाद जो तारा है वो उषा की बहन है। फिर उर्मिला है, उर्मिला जो है वो है आपका प्रवीण की बहन है और रतन का संबंध दम्बो से है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और हमें मिलाना है और ये पंक्तियां एक कवि के ऊपर आधारित हैं, वो है धूमिल। धूमिल की कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं और उन्हीं कविताओं में से इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जो भी कैंसलेशन हुआ है सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर आगे एग्जाम होता है और वो लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब इस तरीके की गलती नहीं होगी, तो एक चीज तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पेपर बनाने वाले के मन में क्या चल रहा था, किस पैटर्न को वो अपनाया हुआ था। एक चीज ध्यान में रखिए, आगे का जो भी एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही इससे भी कठिन होने वाला है। जब जब पेपर कैंसिल हुए हैं और दोबारा हुए हैं वो पेपर हमेशा कठिन होते रहे हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगा। मैंने सोचा है, विचार किया है। चूंकि मैं इस समय घर पे आया हुआ हूँ तो समय नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं बना पाया। तो बनाऊंगा जल्दी ही, क्योंकि निजी अनुभूतियां भी हैं और आप प्रतियोगी छात्र हैं तो बिल्कुल हमारी बातों से आप सहमत रहेंगे। देखिए यहाँ पर पंक्तियां दी गई थी कि उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। मेरे देश की संसद मौन है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ये सब पंक्तियां दी गई, इनके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा इसमें। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है इसका है अकाल दर्शन से इसको लिया गया है। ठीक, और मेरे देश की संसद मौन है, जैसा कि मैंने इस कविता की व्याख्या इत्यादि भी किया हुआ था। रोटी और संसद सी का दूसरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद डी का आप देख रहे हैं कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो कि सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मोचीराम इस बात को कह रहा है। और बी का ऑप्शन हो गया यहाँ पर नक्सल बाड़ी। तो इस तरीके से सही जवाब जो इसका हो रहा है ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है कि पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ पर राजभाषा आयोग के गठन से प्रश्न पूछा गया। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 1955 में। कौन अध्यक्ष था, किसने इसमें सदस्य थे, उनके क्या उद्देश्य थे, इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हैं। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। ठीक, अगला प्रश्न है कि इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, सितारे हिंद इनका उपनाम रहा है। इनकी पुस्तक का नाम है इतिहास तिमिर नाशक। अगला प्रश्न है जो कि
पात्रों का और उपन्यासों का मिलान करना है। ब्रजकिशोर, अजय, पूरणदेही, निहाली, ये सभी पात्रों के नाम है। उपन्यास दिए गए हैं आपका बंटी, परीक्षा गुरु, धरती धन्य अपना, झूठा सच। तो हमें मिलान करना है कि आखिरकार कौन किस उपन्यास का है। ब्रजकिशोर का संबंध किसे है? परीक्षा गुरु से। अजय का संबंध है आपका बंटी से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो निहाल है, निहाली है, इसका संबंध है धरती धन अपना। पूरणदेही का संबंध है झूठा सच। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ए का 2 हो गया। हम देख रहे हैं कि ए का 2 दो जगहों पर दिया हुआ है, बी का 1 हो गया। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ठीक। अगला प्रश्न है कि आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? आगरा बाजार जो कि नाटक है और इसमें समाप्ति होती है आदमी नामा, जो कि नजीर अकबराबादी की नज्म है। ठीक है। और आदमी ही आदमी की टोपी उतारे हैं, आदमी ही आदमी को सब कुछ किए हैं। पूरा इसका जो भाव है आदमी को केंद्र में रखते हुए इस नज्म को लिखा गया है। ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित। बहुत ही इजी प्रश्न था। शुरू में तो मुझे लगा कि कहीं त्रिवेणी के जो भी क्रम के अनुसार तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इजिली केवल कवियों का नाम पूछा गया। लेकिन आप जब त्रिवेणी किताब पढ़ेंगे तो आगे के लिए आप ध्यान में रखिए कि पहले नंबर पर जायसी को रखा गया है। ठीक है। बहुत कम जगह पर आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ध्यान में रखिए। दूसरे नंबर पर सूरदास है और तीसरे नंबर पर तुलसीदास है। लेकिन इस ऑप्शन में इस तरीके का कुछ नहीं पूछा गया कि क्रम है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सूर तुलसी जायसी। ठीक। तो सही है, लेकिन ये क्रम के अनुसार नहीं दिया हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचित पहेलियां दी गई हैं और उसके उत्तर है। ठीक है। और हमें मिलान करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो रहा है? इसका सही जवाब है आरी। ठीक। यानी कि ए का 4 हो गया। अरस तो इसका बुझेगा, अरस तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? वो हो गया दर्पण, जो कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से भी कुछ यहाँ पर पहेलियां ली गई। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? इसका सही जवाब है दिए की बत्ती। और मिला रहे तो नर रहे, अलग हो तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। ये हो गया चना। ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला यहाँ पर है। ठीक है। और यहाँ पर आप कूट को मिला भी लें तो जल्दी से और समझ में आ जाएगा। ठीक। बी का 1 हो गया, ए का 4 हो गया, सी का हो गया आपका 3, जो कि इसके जस्ट सामने का ही था। और 4 का डी का हो गया आपका 2। तो 4 1 3 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था और हमने भारत भारती पर व्याख्या तो पूरी नहीं कराई थी, लेकिन कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं शीर्षक को ध्यान में रखते हुए हमने जरूर बताया हुआ था। ठीक है। तो भारत भारती के वर्तमान खंड, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भारती में अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड, 3 खंड उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो वर्तमान खंडों के उप शीर्षक कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पर है कृषि और कृषक। ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर है रईसों के सपूत, तीसरे नंबर पर है धर्म की दशा, चौथे नंबर पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए केवल ये तीनों ही आपको मिल रहे हैं। ठीक। बी सी ई। अच्छा, एक चीज और मैं देखूंगा पेपर कैंसिल होने का कारण रहा है कि जो ये क्रोनोलॉजी है, यानी जो कूट का यहाँ पर है, कई प्रश्नों के उत्तर में आप देख रहे हैं कि बी सी ई है। ठीक है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी को भी बोल दिया जाता है कि जाओ फला ऑप्शन ही ध्यान में रखना, तो भी तो पेपर इनडायरेक्टली लीक हो सकता है। ये सारी चीजें पहली बार नहीं हो रही हैं, इसके पहले भी हो चुकी हैं। यूपी हायर एजुकेशन के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, अब तक जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं कहीं ना कहीं वो मैं कहूँ 100% लीक नहीं तो 50% लीकेज इसको माना जा सकता है, खासतौर से जीएस के पेपर को लेकर। ठीक है ना। और कई आप रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे आप देखेंगे, अगर खाली लिख दीजिए यूपीएससी स्कैम, यूपीएचएससी स्कैम या फिर दो लोगों के बीच में वार्ता, तो लोगों ने बाकायदे इसको पब्लिक किया हुआ है। हम मुझे प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं। तो यूपी हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें सुनाई दी हैं। और बाकी भी एग्जाम में मैं स्कैम पर लेकर आऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं इसमें बात करूंगा। और मैं भी काफी शुभ हूँ इन सारी चीजों को लेकर, और मेरे जुड़ने का
मुझे कोई बीमारी नहीं है या फिर मुझे कोई दिखावा नहीं करना है कि अनायास ही मेहनत करना है। इसी वजह से मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ कि सच्चाई को जोड़ा जाए। अगर स्कैम नहीं होता तो मैं आज लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर होता। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर लिखित एग्जाम हुआ था और उस लिखित एग्जाम में मेरा पहला नंबर था। अगर इंटरव्यू नहीं होता, लिखित एग्जाम ही पैरामीटर होता, तो आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर होता। तो स्कैम बड़े लेवल पे है। मैं सबको एक एक पॉइंट लेकर आप सभी के सामने जरूर आऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मैं कितना अपने को मजबूत किया हुआ हूँ, सारी चीजें झेला हुआ हूँ, फिर भी आपके साथ यहाँ पर हूँ कि आपको घबराना नहीं है। सच्चाई एक दिन आएगी। कहा जाता है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर उपन्यासकार दिए गए हैं, उपन्यास दिए गए हैं। इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, गुलशेर खां सानी, 4 उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यासों का नाम दिया गया है। तो इलाचंद जोशी जो कि निर्वासित के हैं, ठीक है। इसके बाद यशपाल मनुष्य के रूप में है। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है वो है, आप देखेंगे कि आखिरी दाव। गुलशेर खां सानी, सांप और सीढ़ी। तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का आप देख रहे हैं कि 3। तो इसका सही जवाब हो गया 2, 1, 4, 3। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक। लखनऊ विश्वविद्यालय बार बार मुझे कौंधता है और दुखी करता है हमेशा। वहाँ के जो भी वाइस चांसलर थे उनको लगातार 2 कार्यकाल मिले। वो वाइस चांसलर चेहरे से नहीं मुस्कुराते हैं बल्कि अपने मूंछों से मुस्कुराते हैं। और जब जब मैं याद करता हूँ उस दिन को जब मुझे ये कहा गया कि आप इस योग्य नहीं हैं, जबकि मैं लिखित एग्जाम में पहले नंबर पे था और सिलेक्शन हुआ, जिसका 15वां नंबर था उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, 17 लोगों को बुलाया गया था। पहले नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि हाईएस्ट नंबर पाया था, वो भी 5-6 नंबर अन्यों से ज्यादा ही पाया था दूसरे नंबर वाले से। लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है? 15वें नंबर पर हो रहा है। आज वो लखनऊ विश्वविद्यालय में बढ़िया से चूड़ीदार साड़ी पहनकर क्लास लेने जा रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी के सामने यहाँ पर हूँ। तो मूंछों से मुस्कुराने वाले व्यक्ति जब तक विश्वविद्यालय में कुलपति रहेंगे तब तक लोग उनको जानेंगे, फिर कौन कहाँ जाता है, कौन किसको पहचानने वाला है। लेकिन हमने तो एक ऐसे उद्देश्य को लिया है कि मरने के बाद भी लोग याद करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को बिल्कुल हताश नहीं होना है। लोग हताश करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम को लेकर जो यहाँ पर गृह मंत्रालय ने कहा कि हमें इनपुट मिला हुआ है। आप याद कीजिए कि कोई भी एग्जाम हो रहा है तो आपके आसपास में हर तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि फला एग्जाम हो रहा है, इतना पैसा दोगे तो हो जाएगा। क्या गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को इस इनपुट का पता नहीं है? जो भी विद्यार्थी मेहनती हैं वो अपने मेहनत को ध्यान में रखते हुए एग्जाम देना चाहते हैं और उनको लगता है कि मैं मेहनत के बल पर एग्जाम निकाल लूंगा। लेकिन जैसे ही आप किताब खोले हुए हैं, कोई उस एरिया का चौधरी व्यक्ति आता है और कहता है कि इतना रुपया दोगे तो मैं तुम्हारा सी टेट करवा दूंगा, इतना दोगे तो टेट करवा दूंगा, इतना दोगे तो यूजीसी करवा दूंगा, इतना दोगे तो नीट करवा दूंगा। ये क्यों लोग कहते हैं? इसका मतलब है कोई ना कोई सच्चाई है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं कि इतना अगर आप दे देंगे, खासतौर से लखनऊ विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, कहा गया कि इतना पैसा चल रहा है। तो हमने कहा कि मुझे बहुत प्रामाणिक नहीं पता है कि कहाँ पर पैसा चल रहा है, लेकिन सही मायने में अब पूरा विश्वास हो गया है कि सामूहिक और व्यक्तिगत 2 तरीके के स्कैम पूरा भारत में चल रहे हैं एकेडमिक तौर पर। ठीक है, जहां पर भीड़ है उसके समर्थन में लोग दिल्ली तक चले जा रहे हैं। मैंने देखा कि हिंदी पढ़ाने वाले कई टीचर्स जो हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं। चूंकि हम तो दिल्ली से दूर रहते हैं तो नहीं जा सकते हैं और हमें छुट्टियां लेना पड़ेगा। हमारी थोड़ी स्थिति अलग ढंग की है। मैं आप सभी के सामने जुड़ रहा हूँ, वो एक तरीके से मेरी हिम्मत है। लेकिन मैं चाहूँ कि हर आंदोलन में मैं दिल्ली चला जाऊँ तो थोड़ा संभव नहीं है, और मैं सरकारी व्यक्ति हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। मैं पेशेवर यूट्यूबर नहीं हूँ, इस चीज को आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो दिल्ली गए उनके लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी वैकेंसीज अभी नए नए टीचर्स हुए हैं उनके लिए कितने लोगों ने आवाज उठाई? क्या वो सही में बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं, सही लोगों की नियुक्ति हुई है? या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे लोगों में की नियुक्ति हुई है, क्या वो लोग सही है? तो सामूहिक और व्यक्तिगत जहां पर कम है, यहाँ पर देखिए जबरदस्ती लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में। और जहां तक यूजीसी नेट की है तो यही लोग एक्सपर्ट बन के जाएंगे जो घूस देकर सिलेक्शन पाए रहेंगे। तो वो कैसे उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से कोई काम करेंगे? ये तो होना ही था। तो देखिए इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं और हमारे गार्जियन भी जिम्मेदार हैं, विद्यार्थी भी
जिम्मेदार हैं। एजेंसियां और सरकार तो जो है ही। बस मैं देख रहा हूँ कि एक ही चीज है जो कि सही समय पर हो रही है, वो है चुनाव। चुनाव जो निर्धारित डेट है उस पर रिजल्ट आना है, उस पर शपथ होना है, उसमें मंत्रालय बट जाना है, उसमें सब कुछ होना है। लेकिन विद्यार्थियों का हित कैसे ध्यान में रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, केवल बड़ी बड़ी बातें करके ही पेट भरना है। बातें विद्यार्थियों बहुत मन में है, लेकिन अब मैं आप सभी को क्या कर सकता हूँ, मैं वीडियो लेकर आऊंगा और अपने जीवन में जो भी चीजें घटित हुई हैं और उसका आगे चलकर परिणाम क्या हुआ उसको है। आज हम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के पीछे इसलिए चलते हैं कि वो इंटरव्यू में बैठेंगे तो मेरा पीएचडी में सिलेक्शन कर देंगे, मेरा अपॉइंटमेंट कर देंगे। क्यों नहीं, वो योग्यता को देखते हैं, क्योंकि योग्यता नाम की कोई चीज ही नहीं। पेपर लीक क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हो गया कई जगह पर, तो पहले से ही लीक हो जाता है कि फला का ही सिलेक्शन करना है। चलिए इस पे मैं आगे बात करूंगा, दुख बहुत है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, पूछा गया कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। लेखक हैं और एकांकी दी गई। भारत भूषण अग्रवाल, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, इन लोगों का नाम दिया गया है और हमें एकांकियां यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए इसको मिलाएंगे हम। तो सबसे पहले जो भारत भूषण अग्रवाल की एकांकी है उसका नाम है यहाँ पर पलायन। ठीक, इसके बाद कमलेश्वर की है लहर लौट गई। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इसे देखिए आप सभी के लिए समर्पित पंक्ति है, जो कैंसिलेशन है या फिर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिए। आप लोगों को क्षमा नहीं करना है, इसका बदला लेना है जब भी आपको मौका मिले। आपको मौका 5 वर्ष में एक ही बार मिलता है, तो ध्यान में रखिए कि मेरा संकेत कहाँ पर। हमें भावुक रूप में नहीं चला जाना है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, इसके आधार पर हमें निर्णय लेना ही नहीं। निर्णय लेना है अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे साथ क्या हुआ। जितना तरीके से परीक्षार्थी मानसिक रूप से परेशान हुए, उतना ही शिक्षक भी हुए, ऐसा नहीं है। तो ये क्यों है, इस तरीके से क्यों हो रहा है, सबक सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला यहाँ पर है उदय शंकर भट्ट, जो कि हो गया आदिम युग। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही कूट हो रहा है, ए का 4 हो जा रहा है, बी का 1 हो रहा है, सी का 2 हो रहा है और डी का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हो रहा है। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ए का 4। ठीक, सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? सही जवाब है नारी का इतिहास। ठीक है, ये पेपर देखिए जो भी हुआ था, जिस विद्यार्थी का मैंने लिया हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा उनका पेपर गया हुआ था, कई इनके प्रश्न सही हुए थे। चलिए आगे इस चीज को कंटिन्यू रखना है, निराश नहीं होना है। अगला जो प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इस तरीके के प्रश्नों के बारे में हमने पहले ही अलग अलग रचनाओं के इंडेक्स को आपके सामने रखा था कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए सवाल आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लहासा से उत्तर की ओर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है चार्ट की ओर, तीसरे नंबर पर है क्यू की ओर। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 इधर ही दे दिया हुआ और इसके बाद हो गया 4 और 5। तो इसका जो कूट बन रहा है, बनना चाहिए ई सी ए बी और डी, ई सी ए बी डी। तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब हो रहा है ई सी ए बी डी, इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाई। तो विद्रोह यहाँ पर दिए गए, हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि कौन सा विद्रोह कब हुआ है। ठीक है, तभी इसका हम आंसर सही से कर पाएंगे। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आप आगे के लिए, अब जो भी इस पेपर को हम देख रहे हैं आगे के लिए देख रहे हैं, क्योंकि इसको मृत घोषित कर दिया गया, मतलब कि इसका जीवन में कोई अब अर्थ नहीं, लेकिन हमें इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा कि नहीं इसका अर्थ तो है। आपको आगे ध्यान में रखना है, ये सब प्रश्न फालतू में नहीं है, कहीं भी काम में आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि संथाल विद्रोह 1855, सन्यासी विद्रोह 1770, रामसी विद्रोह 1822, केरल में किसान विद्रोह 1921, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। ये सब विद्रोह यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका देखिए सही जवाब यहाँ पर जो होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए चौथा ऑप्शन जो है। पहले नंबर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए सन्यासी विद्रोह, फिर दूसरे नंबर पर रामसी विद्रोह, फिर तीसरे नंबर पर होना चाहिए सावंतवाड़ी विद्रोह, फिर चौथे नंबर पर संताल विद्रोह और सबसे अंत में होना चाहिए था ई। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा।
अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं, नाम दिए गए हैं इसमें। तो पात्रों में लोरिक देव है बाण भट्ट की आत्मकथा से, फिर कुमार कृष्णवर्धन है और फिर विरति वज्र है। तो सही कूट होगा आपका ए, डी और ई। ये भी कूट काफी क्रोनोलॉजिकल पॉपुलर है। मैं कहूं तो पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में भी इस कूट को लेकर हमने चर्चा की थी कि आप लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं एग्जाम में। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। शुरू हमने हिंदी गद्य का विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए अंतिम समय में कुछ वीडियो बनाई हुई थी, वो देखिए काम में आपके आई होगी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का संपादन किया नवीन चंद्र राय, जो कि पंजाब एरिया से संबंध रख रहे थे। एक व्यक्ति का और नाम था, आप लोगों को मैं हिंट किया हूं, और काफी उन्होंने वो कहा था कि एक काशी में है और एक पंजाब में। तो पंजाब में उनका संबंध रहा, उसका अगर आप कमेंट करके नाम बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। अगला जो प्रश्न है, हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन, यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, इस गीत को गाने वाला है धनिया। जब वो अपनी बेटी रूपा के बालों को सहलाती है या फिर उसमें कुछ तेल वोल लगाती है, तो प्रसन्न होकर, अगर आप कई बार देखे होंगे कि माता पिता जो होते हैं खुश होते हैं तो अपने बच्चों के बालों को सहलाते हैं या फिर उसको गूंथते हैं, उसी समय धनिया इस गीत को गा रही। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद है। ऑप्शन बी है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य का पॉपुलर एक कथन है। और ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये भी किसका है, चाणक्य का है। तो जो कूट बन रहा है वो है बी, डी और ई। और बाकी जितने भी कथन है आप देखेंगे कि वो राक्षस नाम के पात्र का है। ठीक, सही जवाब हो गया बी, डी, ई, ऑप्शन तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न है कि करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है। करीमुद्दीन परिंदे कहानी का पात्र है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में। सही जवाब है 4। जैसा कि आप जानते हैं कि 1913 में और 1934 में चौथा भाग यहाँ पर आया हुआ था। शुरू में 3 भाग आए थे 13 में। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब प्रश्न वहां पर आने के पूरे चांस है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। अब हमें बताना कि कौन सी पंक्ति है। ठीक, तो नहीं भय शोक न रोग, ये भी पंक्ति है राम राज्य के संबंध में। फिर है सब गुणन्य, यहाँ पर है सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, ये भी है। सब उदार सब पर उपकारी, ये भी है। यानी ए, सी, ई जो ऑप्शन बन रहा है वो यहाँ पर सही है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, और बाकी जो है वो सब यूं ही पंक्तियां दी गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चतुर्थ अध्याय में दिया गया है। हिंदू नवोत्थान की बात की गई है प्रकरण 4 के अंतर्गत, और मुस्लिम नवोत्थान की बात की गई है प्रकरण 15 के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से चौथे अध्याय में कुल 17 प्रकरण है जिसकी चर्चा हमने पहले की हुई थी, और उसी में से शीर्षक को उठा लिया गया। तो थोड़ा सा इस बार डीपली या फिर आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए पेपर बनाया गया था, और बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे पेपर गए थे, उम्मीद थी लोगों को। लेकिन अगर आप मेहनत किए रहेंगे तो आगे भी आएगा, लेकिन मजबूत करना है आपको मानसिक तौर पर। और इसके अलावा अफसोस के अलावा कोई चीज बच नहीं सकती है। आगे मैं जल्दी ही स्कैम को लेकर चर्चा करूंगा, जो कि एकेडमिक तौर पे स्कैम है। तो आज के वीडियो के लिए आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।